हम लोग चर्चा कर रहे थे कि निबंध लेखन कैसे करें। अब निबंध को लिखने के लिए निबंध की जो छोटी छोटी मूलभूत विशेषता है उसको मुझे जानना पड़ेगा। इसके आवश्यक अंग क्या है इसको मुझे जानना पड़ेगा। हम लेखन कैसे करें और किसी भी विषय पर बहुत अच्छा निबंध हम कैसे लिखें, इसके लिए हम लोग आज से अपनी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, लगातार अभ्यास में रहते हैं, तो निश्चित रूप से 300 नंबर का जो निबंध है उसमें आप 200 प्लस नंबर प्राप्त करेंगे। 200 प्लस निबंध पर ये पहली क्लास है, ये रेगुलर चलती रहेगी और एक क्लास दूसरे क्लास से एकदम जुड़ी हुई होगी। अगर हम लोग अभ्यास करते हैं तो निबंध के जितने भी प्रकार हैं, चाहे साहित्यिक निबंध हो, चाहे राजनीतिक निबंध हो, चाहे आर्थिक निबंध हो, चाहे सामाजिक निबंध हो, चाहे समसामयिक निबंध हो, सबको अलग अलग पार्ट में करेंगे। उसको कैसे लिखें, उसकी शुरुआत कैसे करें, उसकी भूमिका कैसे, मतलब रूपरेखा कैसे बनाएं, इन सब पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोग पिछली क्लास में निबंध का एक सामान्य परिचय देखा था और आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले है कि निबंध क्या है। तो निबंध गद्य की एक विधा है, नियम से बंधी हुई रचना। मैंने लिखा कि निबंध क्या है, नियम से बंधी हुई रचना, नियम से। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि क्या हम निबंध को उन्मुक्त रूप से नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन हम लिख कहाँ रहे हैं? हम जिस निबंध की इस समय तैयारी कर रहे हैं, जहां अभ्यास कर रहे हैं, वह मुझे बीपीएससी या यूपीएससी या किसी स्टेट पीएससी की परीक्षा में लिखना है। तो जो प्रश्न है, उसकी जो मांग है, जो निबंध का शीर्षक है, उसकी जो मांग है, उसके अनुसार हम लोग उसको लिखेंगे। इसलिए उन्मुक्त अगर हो गए तो कहीं उसका एक पक्ष बड़ा हो गया, भारी हो गया, दूसरा छोटा हो गया, और मुख्य जो विशेषता है उसकी, जो केंद्रीय भाव है, अगर हम उससे इतर उतर हो गए तो निश्चित रूप से मुझे नंबर नहीं मिलेगा। उद्देश्य क्या है कि नंबर प्राप्त करना। अब नियम से बंधी हुई रचना, मतलब जो विषय है। नियम क्या होता है? नियम का मतलब जब निबंध लिखेंगे उसकी रूपरेखा तय करेंगे। सबसे पहले हमारे मन में उस विषय विशेष के प्रति रूपरेखा। जैसे मान लो हमने कहा कि एक आदमी का आप चेहरा बना दो, तो चेहरा बनाएंगे तो आदमी का चेहरा हम किस तरह के आदमी का बना रहे हैं? दाढ़ी वाला आदमी है, बिना दाढ़ी वाला आदमी है, मूछें रखता है, नहीं रखता है, आंख कितनी बड़ी रखनी है, नाक कितनी बड़ी रखनी है, आंख का स्थान कहां होगा, नाक का स्थान कहां होगा, कान का स्थान कहां होगा, बाल का कहां होगा, ये सब निर्धारित करना पड़ेगा। अगर हमने एक आंख ऊपर एक आंख नीचे कर दिया तो तारतम्यता बिगड़ जाएगी, और बिगड़ जाएगी तो वह जो व्यक्ति का चेहरा है हम जैसा बनाना चाहते हैं, जो सौंदर्य हम लाना चाहते हैं, जो सौंदर्य बोध कराना चाहते हैं, वो नहीं होगा। तो इसलिए नियम है कि अगर एक आंख मैंने इधर लगाया तो एक आंख उसके सीधे में कहां लगना है, नाक कहां होना है, मुंह कहां होना है। तो इसलिए जो लिखेंगे हम, जिस विषय पर हम लिख रहे हैं, उस विषय वस्तु की अच्छी जानकारी मुझे होनी चाहिए। और जानकारी के साथ साथ यह भी होना चाहिए कि हम उसको रखें कहां, लिखें कहां। अब बांधना क्या है? विचार और भाव। अगर उस विषय वस्तु की जानकारी है तो हमारे मन में उसके प्रति विचार आएंगे, भाव आएंगे। अब भाव क्या करेगा? शब्द और वाक्य की रचना करेगा, और जो शब्द और वाक्य होंगे एक दूसरे में पिरोते जाएंगे और एक अच्छा हमारा उस पर लेख तैयार हो जाएगा, निबंध तैयार हो जाएगा। अब हमने कहा कि पहला जब रूपरेखा तैयार करेंगे तो पहला पार्ट होगा प्रस्तावना का। इस पर हम आगे
विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन प्रस्तावना मुझे बहुत अच्छा लिखना है। प्रस्तावना मीन्स भूमिका, भूमिका सबसे अच्छा लिखना है। देखिए, लोग कहते हैं कि चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, लेकिन पहले चेहरा उतरने के पहले चेहरा देखना पड़ता है। तो ये जो प्रस्तावना है, ये फेस है, चेहरा है, कि आपकी वैल्यूएशन निर्धारित करेगी कि आपको कितना नॉलेज है, आप इस विषय पर कितना कर पाएंगे, क्या आपकी गहराई क्या है, आपकी उड़ान क्या है। इसलिए पहले पैराग्राफ पर हमारा अभ्यास करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत सारे बिंदुओं पर निबंध लिखेंगे, उसके प्रस्तावना को देखेंगे क्या होता है, कैसे लिखा जाएगा, कैसे नहीं। निबंध एक सृजनात्मक विधा है। क्या है? सृजनात्मक। हम इसमें एक ही विषय पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग लिख रहे हैं, सबकी सोचने की वृत्ति अलग अलग है। उस पर हम कुछ और सोच सकते हैं, हमारा भाव बहुत अच्छा हो सकता है, किसी और का हो सकता है अच्छा हो सकता है। तो एक सृजनात्मक विधा है जो हमको सोचने के लिए, हमारे व्यक्तित्व को, हमारे विचार के नए कलेवर को उत्पन्न करने का मौका मिलता है इस विधा के द्वारा। अब आगे देख रहे हैं कि इसके अंतर्गत नियम या तत्वों के निर्देश के पालन की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सहज, सरल, आडंबरहीन ढंग से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति। मतलब कि जो निबंध है, अब देखिए, सामान्य सा बात कहें, किसी ने विषय दिया है कि इस पर आपको लिखना है। इसका मतलब क्या है कि जब आप लेखक हैं और कोई आपके विचारों को पढ़ेगा, अगर वो संतुष्ट होगा तो नंबर देगा। अब किसी से हम मिलते हैं, हम बातचीत करते हैं, अगर मेरे बातचीत में बनावटीपन है, क्या किसी कोई पसंद करता है? बिल्कुल नहीं पसंद करेगा। हम जब सहजता के साथ, सरलता के साथ किसी से मिलते हैं, विनम्रता के साथ मिलते हैं, तो जो है लोग उसको पसंद करते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ऐसे ही हमारी जो लेखन शैली है, उसमें सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, वह आडंबरहीन होना चाहिए, मतलब बनावटीपन ज्यादा उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है? तभी निखर करके आपके वास्तविक व्यक्तित्व की जो शैली है वो निखर करके आएगी, तभी निखर करके आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो ये देखना है कि जो हम लेखन कार्य कर रहे हैं, लेखन कार्य करने जा रहे हैं, उसमें क्या होना चाहिए, उसमें सरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। अर्थात विचारों या भावनाओं के अभिव्यक्ति का प्रयास ही निबंध है। विचारों और भावनाओं के, अब ध्यान देना है एक बात का कि जो शब्द सीमा होगी, अभी मैं आगे निबंध की विशेषता, निबंध के प्रकार, बहुत सारी चीजों पर चर्चा करूंगा। तो जो सीमा होगी आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे लिखना है। हमारी अभिव्यक्ति ऐसा ना हो कि पैराग्राफ जो भूमिका है बहुत बड़ा हो जाए और विषय विस्तार उसका छोटा हो जाए। कोई एक भाग पर हम ज्यादा जोर दे दें, ज्यादा लिख दें और दूसरे भाग को छोड़ दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मुख्य, जो केंद्रीय भाव है निबंध का, उसको हमारे थीम का मुख्य हिस्सा होना चाहिए। और शब्द सीमा के अनुसार भूमिका कितने शब्दों में लिखना है, विषय विस्तार कितने शब्दों में करना है, और उसका उपसंहार, पूरे का सारांश कितने में करना है, ये मुझे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? अब बार बार मैंने जिक्र किया कि भली प्रकार बधी हुई रचना निबंध है। बधी हुई का मतलब है कि जिस विषय पर आप लिख रहे हैं, जब आपने लिखा तो जो एग्जामिनर आपका मूल्यांकन करेगा वह नहीं है, लेकिन जब वो मूल्यांकन करेगा तो आपके व्यक्तित्व का, आपके अभिव्यक्ति का, आपके ज्ञान का पूरा छाप उस पर पड़ना चाहिए। वो पढ़े, एक लाइन दूसरे लाइन से जुड़ी हुई हो, आप जो कहना चाह रहे हो वह उसमें सरलता के साथ स्पष्ट होते जाए। बांधने का मतलब ये है, हम अपने मौलिक विचारों से ही किसी को बांध पाएंगे, और विषयतर थोड़ा भी जाएंगे तो बिल्कुल नहीं बांध पाएंगे, खोखला हो जाएगा। हम उस विषय विशेष के प्रति कितने अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति कर पाते हैं, यही है बांधना, भाव का बांधना। और तभी कर पाएंगे जब मुझे उस विषय का नॉलेज होगा। हम तभी कर पाएंगे जब मुझे क्या मुख्य है और क्या गौड़ है ये मुझे पता होगा, मुझे क्या छोड़ना है और क्या जोड़ना है।
मुझे छोड़ना क्या है और जोड़ना क्या है। लिखने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हमको क्या छोड़ना है और क्या लिखना है, ये आना चाहिए। देखिए, एक सामान्य सी बात कर रहे हैं। हमने कहा कि भूमिका पर बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि भूमिका चेहरा है। आप किसी को देखते हैं कि कोई जा रहा है कहीं शादी में, बारात में, कहीं भी, तो जो क्रीम होता है ना, वो चेहरे पर लगाया जाता है, पेट पे कोई नहीं लगाता। मतलब कि जो जहां लिखना है उसका उपयोग अगर वहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप उस टॉपिक को बांट पाएंगे, अन्यथा उस टॉपिक को नहीं बांट पाएंगे। अब आगे है कि यह एक लघु मर्यादित साहित्यिक विधा है जिसके अंतर्गत अनुभूति एवं विचार का कलात्मक चित्रण। लघु मर्यादित, लघु मर्यादित का मतलब बार बार मैंने बोला कि देखो ऐसा है, हमारे लिए लिखा होगा कि शब्द सीमा क्या है। शब्द सीमा, जो शब्द सीमा होगा उसी की मर्यादा में रह करके मुझे लिखना पड़ेगा। और दूसरी बात क्या है कि कोई भी पार्ट उसमें छूटे ना। अगर छूट गया तो हमारा लिखना निरर्थक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, सार्थक नहीं रहेगा। हमारा लिखना सार्थक होना चाहिए। और अब सामान्य सी बात है कि निबंध मीन्स बंधन, भाव का बंधन, विचारों का बंधन। निबंध को अंग्रेजी में एशे बोला जाता है। इसे फ्रांसीसी भाषा के एसाई शब्द से निकला हुआ है। जो एसाई शब्द है उसका अर्थ होता है प्रयत्न करना, या किसी विषय पर गद्य में लिखी हुई छोटी सी रचना को हम एसाई बोलते हैं। उसी से निकला हुआ है इससे। प्रयत्न करने का केवल एक मतलब है कि किसी विशेष विषय पर लिखना, सोचना, विचार करना, उसको अपने भावों में बांधना, उसको प्रस्तुत करना, यह निबंध है। जैसे मान लीजिए हम किसी समसामयिक वस्तु पर लिख रहे हैं या कोरोना महामारी पर लिख रहे हैं। हमको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि किस तरह का वायरस है, सबसे पहले कहां देखा गया, क्या मरीजों का क्या आंकड़ा है, स्वास्थ्य का जो सर्वे है उसमें क्या क्या कहा जा रहा है, इससे बचने के क्या उपाय हैं, क्योंकि आंकड़ों की जरूरत है। अगर वहीं किसी देखे हुए मेले पर वर्णन करना है तो वहां वर्णन करना पड़ेगा जो हमने देखा है। लेकिन यदि मैं प्रधानमंत्री होता इस पर लिखना है तो वहां कल्पना हो जाएगा, आपका सोच हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। इसलिए जो निबंध के प्रकार होंगे उस पर हम लोग बात करेंगे। एक सामान्य सी एक लाइन में आप बात समझ लीजिए कि निबंध गद्य की एक छोटी सी विधा है या एक विधा है, छोटी मत बोलिए, जो किसी भी विषय पर, दुनिया का कोई भी विषय होगा उस पर हमसे निबंध लिखने के लिए कहा जा सकता है और उस पर लिखा जाएगा। किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देख रहे हैं। अब देखिए, कुछ निबंधकार कहते हैं कि जो निबंध है ये बंधनों से मुक्त रचना है। बिल्कुल है, लेकिन उनके लिए जो साहित्यकार है उनके लिए है जो लिख रहे हैं और लिख करके उनको उसमें नंबर नहीं पाना है, किसी को मूल्यांकन के लिए नहीं देना है, बल्कि स्वतः सुखाए। वो अपने लिए लिख रहे हैं, उस विषय विशेष पर उनके अपने विचार क्या है। जहां उन्मुक्त हो जाएंगे आप, वहां निश्चित रूप से कुछ ऐसे वस्तुओं को आप लिखेंगे, डालेंगे जिसका उससे कोई प्रयोजन नहीं होगा। इसलिए आपको ध्यान देना है कि हमको मर्यादा में रख के लिखना है, मर्यादित रहना है। क्या रहना है? मर्यादित रहना है। ठीक है। और दूसरा एक तो है कि उन्मुक्त, और दूसरा है कि गंभीर निबंधों की शैली। हमको जो विषय लिखना है, हमको सेकंड को विषय पर गंभीर होकर के लिखना है। हमको जिस विषय पर निबंध लिखना है उसका गंभीर चिंतन होना चाहिए। अगर गंभीर चिंतन है, उस विषय की जानकारी है, तो निश्चित रूप से देखो, सबसे सामान्य बात है, हमने कहा उस विषय की जानकारी होना।
अब एक सामान्य सी बात कर रहे हैं कि हमारे घर में आटा पर्याप्त मात्रा में है, दाल पर्याप्त मात्रा में है, चावल पर्याप्त मात्रा में है, सब कुछ है, गैस है, सब कुछ है, और 4 मेहमान आ जाते हैं तो हमको खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। 4 आ जाए, 10 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, उनके अनुसार हम बना लेंगे, कम ज्यादा कर लेंगे। लेकिन हमारे पास सामग्री अपर्याप्त है, सामग्री केवल 2 लोगों की है, 8 लोग आ जाएंगे तो कर लेंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। इसलिए निबंध लेखन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको उस विषय का गंभीर नॉलेज होना चाहिए। जब आपको गंभीर नॉलेज होगा, जब उस विषय की आपको जानकारी होगी, उस विषय की समझ होगी, और हम उस लेखन कौशल को अभ्यास के द्वारा अपने अंतर मन में उतार लेंगे, तो विषय कठिन हो, विषय सरल हो, कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छा लिखेंगे और मुझे बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान और असरी आवत जाते सिल पर होत निशान। सारा मामला अभ्यास का है। जड़मति होत सुजान, जो मंद बुद्धि के पात्र हैं उनके मन, उसकी बुद्धि भी सुंदर हो जाती, सुजान। जैसे रसरी आवत जाते सिल पर होत निशान, पत्थर पर भी रसरी अगर बार बार चलती है तो उसका निशान हो जाता है। अब आप ध्यान देना कि अभी हम परीक्षा में मान लीजिए प्री पास हो गए हैं और मेंस देने जा रहे हैं। अब बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी प्री पास नहीं किया, पहली बार बैठ रहे होंगे। बहुत लोग होंगे जिन्होंने मेंस भी क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिए होंगे। बहुत लोग होंगे जो इंटरव्यू में सिलेक्ट हो गए, अच्छी रैंक के लिए आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जब शुरुआत हम करेंगे तो हमारे पास एक ही आता है ना कि साहिल पे हम खड़े हैं साहिल की चाह लेकर। साहिल नहीं होता किनारा, हम इस किनारे पे खड़े हैं, आज प्री की परीक्षा देने जा रहे हैं और साहिल की चाह लेकर उस किनारे पर जाना चाहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को वेधना चाहते हैं अच्छे रैंक के साथ। अब बेनूर मेरी आंखें हैं, दूर का सफर, उठते हैं पांव लेकिन गिर जाने का भी डर है। एकदम कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि नहीं मैं तो कर लूंगा जी, मैं तो इसको लिख लूंगा जी। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 300 नंबर का निबंध है। इसको हल्के में लेंगे तो निश्चित रूप से मुंह की खानी पड़ सकती है। इसलिए हमको इस विषय को बड़ी संजीदगी के साथ पढ़ना है, तैयार करना है। अब बात आती है, एक सामान्य सी परिभाषा हमने दे दिया कि निबंध गद्य की वह रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई है। यहां देखिए एक बात मैंने कहा, क्रमबद्ध। ये क्यों कहा भाई? क्रमबद्ध माने क्रमबद्धता जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो लेखन का अभ्यास नहीं करते, पढ़ते बहुत ज्यादा है। अब एग्जामिनेशन हॉल में गए, क्वेश्चन देखा, बड़े खुश हो गए, यार तो क्वेश्चन मुझे आता है, और लिखना शुरू कर दिया। और जब अंतिम पैराग्राफ लिख रहे हैं, जिसको उपसंहार बोलते हैं, जिसको उसमें पूरा सारांश लिखना है, वहां कुछ बातें याद आ गई जो उनको भूमिका में लिखना था या मध्य भाग में लिखना था, और उसको नीचे लिख दिए। तो आपने क्या किया? क्रमबद्धता बिगाड़ दिया। अगर इस आपके हाथ को यहां से ऑपरेट करके पैर में लगा दिया जाए तो इसका कोई औचित्य है क्या? ये हाथ यहीं लगेगा तभी अच्छा लगे, क्रमबद्ध ढंग से लगेगा ना। इसलिए लेखन में भी क्रमबद्धता चाहिए। अगर आप क्रमबद्ध ढंग से लिखे हुए हैं तो उसी को बोलते हैं सहज, उसी को बोलते हैं सरल। सरलता कब आती है? जब क्रमबद्धता से कही गई अपनी बात को, क्रमबद्धता से आपने कहा, क्रम से कहा, तो निश्चित रूप से वह सकारात्मक हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। आपको बहुत समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपको बहुत अच्छा अंक वहां मिलेगा। तो क्या है कि गद्य की वह रचना है जो किसी विषय पर क्रमबद्ध रूप से लिखी गई। इसका मतलब किसी एक विषय पर विचारों को क्रमबद्ध कर सुंदर, सुगठित और सुबोध भाषा में लिखी गई रचना निबंध कहलाती है, या लिखी गई रचना को हम निबंध कहते हैं। सुगठित जब क्रमबद्ध होगा तो निश्चित रूप से सुगठित हो जाएगा, सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। और जब सरल हो जाएगा, सही सहज हो जाएगा तो क्या होगा?
मुझे उसमें अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? अच्छे अंक प्राप्त हो जाएंगे, हमको उसमें अच्छा अंक मिल जाएगा। अब है हमको समझना पड़ेगा कि अच्छा निबंध किस, अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अच्छा निबंध लिखना पड़ेगा। अच्छा निबंध लिखने के लिए निबंध की विशेषता को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ना। अगर हम अच्छा निबंध लिखना चाह रहे हैं तो निबंध की विशेषता को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। अब क्या विशेषता है? अब है कि निबंध की भाषा विषय के अनुरूप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विषय के अनुरूप। जो विषय चल रहा है उसके अनुरूप होनी चाहिए। जैसे आप देखिए, किसी से प्रेम से बात करते हैं, आपकी भाषा कैसी होती? भाषा में मिठास होती, सहजता होती है। आप अपने पिताजी से बात करते हैं तो आपकी भाषा कैसी होती? सोच लीजिए। आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो आपकी भाषा कैसी होती? बदल जाती। पिताजी से जैसी भाषा होती है वैसी हम भाषा का प्रयोग अपने दोस्त से नहीं करते, क्योंकि संबंधों के आधार पर भाषा की बुनावट भी बदलती है। जैसे मेरे संबंध है वैसे भाषा की बुनावट बदलेगी। लेकिन अगर आप सोच लीजिए किसी से लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हो, तो भाषा कैसी होती है? आप ही आपके चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदल जाता है और भाषा भी बदल जाती है। वहां ऐसे ऐसे शब्दों का चयन आप करते हैं और वहां आप मर्यादा से बाहर निकल करके अमर्यादित भी हो जाते हैं। ठीक है, यहां हमें क्या करना है कि विषय के अनुरूप भाषा, जो विषय है उसके अनुरूप। अब हम आगे जब पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं और उनमें हम कैसे लिखेंगे। देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी पे लिखेंगे तो उसकी भाषा अलग होगी, और साहित्य पे लिखेंगे तो उसकी भाषा अलग होगी, दर्शन पे लिखेंगे उसकी भाषा अलग होगी। लेकिन जो विषय है उस विषय की जानकारी होगी, उस विषय में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की जानकारी होगी, तो भाषा अनुरूप हो जाएगी। और इसके लिए क्या होगा? उस विषय का ज्ञान का होना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। अगर उस विषय का ज्ञान है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और दूसरा क्या कि विचारों में परस्पर तारतम्यता होनी चाहिए। मतलब विचार एक दूसरे से, क्यों? मजा कहने का तब है जब एक कहे और दूसरा समझे। हम लिख रहे हैं किसी और के लिए और उसके समझ में नहीं आए तो कोई मतलब है? नहीं है। क्योंकि अगर विषय में तारतम्यता होगी, एक दूसरे से भाव हमारे जुड़े होंगे, तो निश्चित रूप से सामने वाले के समझ में आएगी। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दूसरा हमारी व्यक्त की गई भावनाओं को समझे, हमारे विचार को समझे, हमारा प्रस्तुतिकरण उसको अच्छा लगे और बदले में मुझे क्या दे दे? अच्छा नंबर दे दे, और उस नंबर से हम उच्च रैंक के साथ उस प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो जाऊं। यही मेरा उद्देश्य है। इसलिए विशेषता जरूरी है। ठीक। अब विषय से संबंधित सभी पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी पहलुओं पर, किसी पहलू को छोड़ना नहीं है। अब आप देखिए, हम ये हाथ दिखा रहे हैं, इसमें 5 अंगुलियां हैं, पांचों बराबर नहीं है ना। कोई छोटी है, कोई बड़ी, कोई मोटी है, कोई पतली, लेकिन सबकी अपनी उपयोगिता है। अगर कोई एक अंगुली इतने से कट जाए तो अच्छा लगेगा क्या? लोग कहेंगे अपंग हो गया है। क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना, क्योंकि थोड़ी सी कमी हो गई। तो ऐसे ही निबंध लेखन में क्या करना है, जब हम रूपरेखा तैयार कर रहे हो, हमारे पास तो उसमें पेंसिल होना चाहिए, कलम नहीं, रबड़ होना चाहिए, मिटा लेंगे। 5 मिनट हमको अपने विचार को सोचने में लगाना है, नोट करना है क्या क्या बिंदु हम कहां कहां रखेंगे, और उसके बाद लिखना शुरू करना है, कुछ छूटे ना। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि संबंधित पहलुओं पर निबंध में चर्चा की जानी चाहिए। कोई भी पहलू छूटना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। आगे हम देख रहे हैं कि निबंध के अंतिम अनुच्छेद में ऊपर कही गई सभी बातों का सारांश होना चाहिए, क्योंकि वह क्या है? वह निष्कर्ष कहलाता है, उपसंहार कहलाता है। उसमें जो भी आप कह रहे हैं कंक्लूड करना है, क्योंकि वहां एग्जामिनर क्या करता है? हमको नंबर देता है
तो अगर उस पढ़ने में उसको कहीं भी कुछ बातें वो ना ध्यान दिया हो, नजरअंदाज किया हो, तो वहां आकर के वो नंबर देने जा रहा है, उसको सारांश पता होना चाहिए कि आप क्या लिखे हो। ठीक है, आगे वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए तथा उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए, हमने दाल बनाया, बहुत अच्छी दाल बनी, देखने में बड़ी अच्छी थी, नमक ज्यादा हो गया, तो कोई लाइक तो करेगा नहीं। ऐसे ही है कि भाषा को मैंने लिखा और भाषा में अगर जो है हम उसको भाषाबद्ध नहीं कर पाए, उसमें वर्तनी पर हमने ध्यान नहीं दिया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और जब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वर्तनी शुद्ध नहीं होगी, तो हम कहना क्या कुछ और चाह रहे हैं और समझ कुछ और आएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा हम लिख रहे हैं लाइन कि मारो, एक सेकंड, मारो मत जाने दो। अब मैंने ये लिखा, मारो मत जाने दो, एक सामान्य सा वाक्य मैंने लिख दिया। अब ये अस्पष्ट वाक्य है, इसमें इसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि केवल वर्तनी नहीं लगाया। अगर मैंने यहां कामा लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, मारो मत जाने दो, मतलब मारना है, जाने नहीं देना है। लेकिन आप सोचो, अगर जो है हमने इसको हटा दिया, मिटा दिया और यहां लगा दिया, पढ़ेंगे भी अलग तरीके से, मारो मत जाने दो, मतलब मारना नहीं है, इसको छोड़ देना है। यह वर्तनी करता है। बच्चे क्या करते हैं कि लिखते हैं, पूरा वाक्य लिख जाते हैं, लेकिन उनको कहां अर्ध विराम लगाना है, कहां अल्प विराम लगाना है, कहां पूर्ण विराम लगाना है, इसका नॉलेज नहीं होता है। तो हमको ये ध्यान देना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम कहना चाहते हैं वह स्पष्ट रूप से सामने वाले के समझ में आ जाए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं, निबंध लिखते समय शब्द सीमा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि शब्द सीमा इंपॉर्टेंट इसलिए है, दो चीजें, एक तो हम प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, तो प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं तो वहां क्या होगा कि हमको जो आदेश दिया जाएगा हम उसको अक्षरशः पालन करेंगे कि नहीं करेंगे, इसके लिए भी शब्द सीमा दिया जाता है। अगर शब्द सीमा का आपने ध्यान नहीं रखा तो शब्दों के अतिक्रमण पर आपका नंबर कटेगा, और शब्दों के अतिक्रमण पर अगर आपका नंबर कट गया या काट लिया गया तो आपका चयन नहीं होगा, चयन की प्रक्रिया आपकी बाधित हो जाएगी। इसलिए हमको यहां ध्यान देना है, निबंध अधिक विस्तृत न होकर संक्षेप में होना चाहिए एवं निश्चित परिणाम को देने वाला होना चाहिए। हमको बहुत अधिक विस्तार नहीं करना है। हमने कहा कि लिखने से पहले रूपरेखा तैयार करना है, एक पेंसिल लेके जाना है एग्जाम में, हमको किस भाग में क्या लिखना है, क्या मुख्य भाग है, क्या गौड़ भाग है, उनकी बिंदुओं को निर्धारित पहले से कर लेना है, और उन बिंदुओं को निर्धारित करने के बाद हमको अपना लेखन शुरू करना है। और एक दूसरे से, मतलब जैसे हम अगर मान लीजिए दिल्ली से पटना जा रहे हैं तो हम ऐसे रास्ते का चयन करते हैं जो 1 किलोमीटर अगर आगे बढ़े तो दूरी 1 किलोमीटर कम हो गई, बढ़ी नहीं। ऐसे ही जो गंतव्य है, उपसंहार, सारांश, जहां आप जाना चाहते हैं, निष्कर्ष, तो भूमिका से जब शुरू करते हैं आगे बढ़ते रहते हैं, तो आगे बढ़ते समय मुझे ये ध्यान देना है कि हम अपने गंतव्य पर पहुंच रहे हैं। जिस भी विषय पर निबंध लिखा जा रहा है उसके हर एक पहलू पर चर्चा निबंध के अंतर्गत होनी चाहिए। मैंने इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले चर्चा कर ली है। विषय केंद्रित, जो भी विषय दिया गया है उसके केंद्रीय भाव को समझना पड़ेगा और समझ करके मुझे आगे लिखना है। अब बात है कि पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। हम किसी बात को अगर मैंने ऊपर बोल दिया है तो उसका पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो शब्द सीमा हमें पहले से ही मालूम है और दूसरी अपनी पूरी बात पूर्णता के साथ मुझे कहना है। इसलिए अगर पुनरावृत्ति करेंगे तो शब्दों का जो अतिक्रमण है उससे नहीं बच पाएंगे। विषय से संबंधित उक्ति शुक्ति देना न भूलें। मतलब कोई उदाहरण है, जैसे मान लीजिए आया हिंदी और अन्य भाषाओं के भावनात्मक एकता पर प्रश्न, निबंध आ गया। अब भाषा क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का साधन है।
भाषा का केवल इतना मतलब है हम बोले और आप समझ जाए, अभिव्यक्ति का साधन है, यही है। और दुनिया की जितनी भाषाएं हैं, जो उस भाषा के जानकार होते हैं वह उस भाव को, उस अभिव्यक्ति को समझ जाते हैं। अब हिंदी को अन्य भाषाओं के साथ भावनात्मक एकता के प्रश्न पर हमको निबंध लिखना है। अब मान लीजिए मुझे कोई अच्छा सा कविता याद आ गया तो वहां से भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसे चौपाई गई मिलने गजल के घर, कुहराम मच गया सारे पाकिस्तान में, संसद में लोगों ने इसे मिलकर क्यों जला दिया, हिंदी ने खत लिखा था उर्दू जबान में। जब हम भाषा के आधार पर बंटवारा करेंगे तो कभी भी भावनात्मक एकता का प्रश्न हो ही नहीं सकता। आज भारत में हम स्वतंत्र हो गए, स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हमने मनाया, लेकिन दिक्कत क्या है कि जातिवाद हावी है, धर्म और संप्रदाय हावी है मेरे ऊपर। तो अब एकता का, यूनिटी का प्रश्न कहां से आता है? सबसे पहले है कि हम अपने आप को मानव समझें। मानव कल्याण हमारा अगर सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा तो जातिवाद हावी नहीं होगा, धर्म संप्रदाय हावी नहीं होगा, और निश्चित रूप से हम मानव मूल्यों को समझेंगे और विकास की परंपरा में आगे बढ़ेंगे। विचारों की क्रमबद्धता एवं संबद्धता, क्रम से हो और एक दूसरे से संबद्ध हो। विचारों में संतुलन हो, अर्थात प्रमुख बातों पर अधिक महत्व एवं गौण बातों पर कम महत्व देना चाहिए। हम जो भी बात कर रहे हैं वो संतुलित होना चाहिए, नपा तोला होना चाहिए। जितनी जरूरत है उतना, ज्यादा नहीं, जितनी जरूरत है उसको हम उतना बोले। निबंध में बदलती हुई विषय सामग्री के अनुसार पैराग्राफ चेंज करना है, हमको पैराग्राफ बदलना है। तो जहां जितनी जरूरत है लिखने की बात, कितने पैराग्राफ में कितनी शब्द सीमा है, उसके अनुसार मुझे इसको लिखना होगा। और संक्षिप्त होना चाहिए, रोचक, आकर्षक होना चाहिए, सरसता, तर्कपूर्ण इत्यादि बातों पर हम ध्यान देंगे। और तर्कों की पुष्टि हेतु आंकड़ा, उदाहरण इत्यादि। हमने बताया कि जैसे हम कोरोना पर लिख रहे हैं या किसी आर्थिक मुद्दे पर लिख रहे हैं, किसी समसामयिक मुद्दे पर लिख रहे हैं, तो वहां हमको आंकड़ा जरूरी है, उसको देखेंगे। कल की कक्षा में विस्तार के साथ हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं।